नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज सेकंड लेक्चर, पेज नंबर 2। आप देख सकते हैं कल की तरह पेज नंबर 2 ल्यूसेंट का और इधर उसकी वर्कबुक। पेज नंबर 2 जो है, अगर आप देखें तो इसमें इतना सा ही दिख रहा है। ये पेज नंबर 2 है पूरा, ये भी पेज नंबर 2 ही है। एक ही पेज की यहाँ पर 3 कॉपी हैं, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस या जो वर्कबुक के क्वेश्चन बन रहे हैं वो 55 बन रहे हैं। इसलिए हर वर्कबुक के साथ पेज नंबर 2 हम दिखा रहे हैं। तो अगर पेज नंबर 2 से आप नोट्स बनाने जाएं, यहाँ पर जैसे ये 4 लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसका ब्रेकअप किया जाए कि छोटे छोटे फैक्ट्स को अलग अलग कैसे किया जाए, तो लगभग 55 पॉइंट निकल रहे हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। टॉपिक वही चल रहा है, स्रोत जो कल था। सामवेद के बारे में जानकारी दी गई है। साम जिसका शाब्दिक अर्थ है गान, इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसका एक उपवेद है गंधर्व वेद, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। दरअसल एक पॉइंट देखिए यहाँ पर कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसके अधिकांश जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि ऋग्वेद को दोबारा से सामवेद के तौर पर ही क्यों रचा गया, क्यों लिखा गया। सामवेद जैसा यहाँ पर है शाब्दिक अर्थ है गान, तो कैसे ऋग्वेद में देवताओं की प्रशंसा में जो मंत्र लिखे गए थे उनको गेय, उनको गाने योग्य कैसे बनाया जाए, तो उनको गाने योग्य बनाया गया, छंदबद्ध किया गया, भारतीय संगीत का जनक। इसके बाद अथर्ववेद, यहाँ पर आप देखिए साम का शाब्दिक अर्थ, सामवेद का विषय, सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है, उद्रातु। सामवेद के अधिकांश सूक्त किस वेद से लिए गए हैं, सूक्तों की संख्या क्या है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसकी जगह आपके पास ये 5 प्रश्न आ जाते हैं। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है, इसलिए अथर्ववेद। कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद्य। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीन हैं। दरअसल अथर्ववेद का सबसे बड़ा महत्व ये है इतिहास की दृष्टि से कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचार, अंधविश्वास, हालांकि अंधविश्वास शब्द मुश्किल हो जाता है व्याख्या करना कि कहां पर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लाइन क्रॉस कर जाते हैं हम। दरअसल अथर्ववेद में अनार्य विचारधारा, आर्यों के अलावा जो अन्य संस्कृतियां थी यहाँ पर, उनका वर्णन है, इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है और इसके सब्जेक्ट देख करके आपको समझ में आएगा कि अथर्ववेद का इतिहास के लिए इतना महत्व क्यों है। गृह निर्माण, घर कैसे बनाए जाएं, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होता है। कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों की खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति और बहुत सारी वनस्पतियों और औषधियों का जिक्र, श्राप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य, कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो अथर्ववेद एक अच्छे से स्थापित हो चुकी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बताता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है और कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण इसमें मिलता है। तो आप यहाँ पर देखिए अथर्ववेद के रचयिता कौन है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का क्या महत्व है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है, ये अपना पृथ्वी सूक्त, और उसका विषय क्या है, अथर्ववेद में वर्णित कुरुओं का राजा कौन है। जहां पर कोई प्रश्न उत्तर फॉर्म में फैक्ट ना आ पा रहा हो, जैसे कि अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, तो हमारे पास तो ये संक्षिप्त सी जानकारी है। अथर्ववेद में कुछ और क्षेत्रों या देशों का भी वर्णन है, तो ऑब्जेक्टिव में तो ठीक है, लेकिन एक लाइन में इसको कैसे, तो यहां पर हमने ट्रू फॉल्स बना दिया।
कि अथर्ववेद में कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, सत्य या असत्य? तो आपने ठीक है, सत्य है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियों से आशय क्या है? सभा और समिति से क्या आशय है? यहाँ पर सोर्स में ये पढ़ा दिया गया है, हालांकि ये वैदिक काल में आएगा। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं थी। लोगों के छोटे छोटे समूह थे जो प्रशासन, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में राजा को सलाह देते थे, राजा पर नियंत्रण भी रखते थे। जनप्रतिनिधि थे सभा और समिति में। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते, अथर्ववेद आते आते महत्व कम हो गया सभा और समिति का। लोकतांत्रिक तत्व, जनतांत्रिक तत्व कम हो गए। तो पुत्रियां क्यों कहा गया है, पुत्र क्यों नहीं कह दिया गया? कि भाई जैसे राजा का, प्रजापति का अपने पुत्रों पर नियंत्रण है, ऐसे ही सभा और समिति पर भी नियंत्रण है, वो उसके कहे से बाहर नहीं। पुत्रियां ही क्यों कहा गया? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में जहां एक तरफ लोकतांत्रिक तत्व कम हुए, वहीं दूसरी तरफ समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच का भेद भी बढ़ गया। महिलाओं की निम्न दशा का परिचायक है कि दो पुत्र ना कह करके दो पुत्रियां कहा गया। फिर वेदों की कई शाखाएं हैं। यहाँ पर साकल शाखा है, माध्यानंदिन और कणव है, काठक है, कपिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैत्रीय है। प्रारंभिक परीक्षा में वैदिक साहित्य का जो विभाजन है, वहां से बहुत प्रश्न, मतलब पैटर्न है वहां पर कि आपको वेदों के नाम तो पता चल गए, आपको उनके ब्राह्मण ग्रंथ पता होने चाहिए। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी है, यजुर्वेद का तैत्रीय शतपथ है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है। इनके उपनिषद पता होने चाहिए, इनकी शाखाएं पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित शाखाएं किन वेदों से संबंधित हैं? साकल, माध्यनंदिन और कणव, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी। इसके आगे बस हमें वेदों के नाम लिखने हैं, या इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध किस वेद से है, हमें वेदों के नाम लिखने हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के विषय, ब्राह्मण ग्रंथों से किन दो शासकों के शासनकाल के मध्य की घटनाओं का की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये एक फैक्ट है कि ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व, बिंबिसार हम आगे चल के पढ़ेंगे, हर्यक वंश का संस्थापक मगध। तो जब प्रश्न ये है कि किन दो शासकों के शासनकाल के मध्य की घटनाएं ब्राह्मणों में दी गई हैं, तो परीक्षित के बाद का समय और बिंबिसार से पहले का समय। तो यहां पर आप देखिए कुल 16 प्रश्न हम लोगों ने बनाए, जिसमें कुछ प्रश्नों के सब सेक्शन भी थे, और हम यहां तक आ चुके थे पेज नंबर 2 पर, ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम और ये सब चीजें। तो वर्कबुक का सेकंड पेज आ गया हमारा, लूसेंट का वही पेज चल रहा है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं? इसमें से अधिकतर प्रश्न जो हैं वो पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम है, कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। सतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगर कभी प्रश्न आ जाए कि जो महाजनपद युग था 600 ईसा पूर्व में, उससे पूर्व के कुछ राजाओं के नाम, उससे पूर्व के कुछ जनपदों के नाम के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण है, तो सतपथ ब्राह्मण। क्योंकि जितने भी नाम है, गंधार, शैल्य, कैकेय, कुकुरु, ये सब महाजनपद, 16 महाजनपद से पूर्व के हैं। और इसीलिए ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण है। आरण्यक, आरण्यक का विषय क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, मूल उपनिषद कितने हैं, ये सब आपको जानकारियां यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद महिलाओं की दशा के बारे में मैत्रेयणी संहिता, मैत्रेयणी संहिता में महिलाओं को दोष की भांति बताया गया है और उनकी तुलना जुए और शराब से कर दी गई है। हालांकि सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। तो इस तरह का विरोधाभास तो आपको प्राचीन साहित्य में दिखेगा, एक जगह सम्मानजनक स्थिति, एक जगह
जाबालोपनिषद। देखिए, जो लोग पहली बार ल्यूसेंट पढ़ेंगे या जिन्होंने तैयारी शुरू करी है, जिन्हें कुछ भी नहीं पता है इतिहास के बारे में, तो स्रोत पढ़ते समय थोड़ा-सा अटपटा-सा लगता है कि कहीं से कुछ भी आ जा रहा है। कहीं से कुछ भी नहीं, ये स्रोत है। इसमें पूरा इतिहास समाहित हो जाएगा प्राचीन भारत का। जब आप एक सीक्वेंस में इतिहास को पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा, वैदिक काल, फिर महाजनपद का युग, तो वहाँ पर एक सीक्वेंस में चीज़ें आएँगी। यहाँ पर बीच में चीज़ें आ जाती हैं। जैसे स्मृति ग्रंथ, तो जो प्राचीनतम स्मृति है वो मौर्योत्तर काल की है, मनुस्मृति। उसमें तो शुंग के दरबार में मनु निवास करते थे, उन्होंने मनुस्मृति लिखी। शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जैसे नारद स्मृति गुप्त युग के बारे में जानकारी देती है। और यहाँ पर आप देखिए, सबसे प्राचीन स्मृति का नाम तथा काल, नारद स्मृति किस युग की जानकारी प्रदान करती है। फिर यहाँ पर वेदांगों के बारे में बताया गया है। वेदांग जो कि संख्या में 6 होते हैं। वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कभी कभी सिर्फ पूछा जाता है कि कौन सा एक वेदांग नहीं है, कभी कभी उनके अर्थ पूछे जाते हैं, और कभी कभी इनसे संबंधित साहित्य भी पूछा जाता है, जो आगे आएगा। इसके अलावा सूत्र साहित्य, स्रोत सूत्र है, ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र है, इनके विषय पूछे जाते हैं। सूत्रकारों के नाम, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आप नोट्स बना लेंगे। प्राचीनतम धर्म सूत्र कौन सा है, सूत्र साहित्य का विषय क्या है, सूत्र साहित्य के प्रकार क्या है। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है हमारे पास पुराण। पुराण 18 है संख्या में, और लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को इसका रचयिता माना जाता है। ये भविष्य शैली में लिखी गई ऐतिहासिक और धार्मिक कथाएं हैं। कुछ राजवंशों की जानकारी मिलती है, जैसे विष्णु पुराण से मौर्य वंश की, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की, वायु पुराण से गुप्त वंश की। तो प्रीलिम्स में प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं कि किस पुराण से किस राजवंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। क्या प्रत्येक पुराण में राजाओं की वंशावलियां हैं? नहीं, सिर्फ 5 पुराण हैं, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण, जहां पर राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण सरल संस्कृत भाषा में लिखे गए। समाज का वो वर्ग जिनको वैदिक अध्ययन की अनुमति नहीं थी, खासतौर पर शूद्र, महिलाएं, वो पुराण सुन सकते थे। मंदिरों में पुराणों का पाठ होने लगा। यानी हिंदुस्तान में मौर्योत्तर काल के बाद का समय इसके लिए महत्वपूर्ण है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कृषि संबंधी विवरण उसमें दिया गया है। तो अभी तक जो भी आपने देखा वो था ब्राह्मण साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य इतिहास के बारे में हमें क्या क्या जानकारियां प्रदान करता है। इसके बाद बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, इनसे हमें क्या ऐतिहासिक जानकारियां मिलती हैं। तो हम वर्कबुक के तीसरे पेज पर आ गए हैं। ल्यूसेंट का वही दूसरा पेज है। तो यहाँ देखिए, जातक कथाओं का विषय क्या है, कथा वस्तु किस संप्रदाय का ग्रंथ है, उसका विषय क्या है, आगम क्या है, कल्पसूत्र किसके बारे में जानकारी देता है, भगवती सूत्र का विषय क्या है। यानी कि बौद्ध और जैन जो साहित्य है, आप देखिए, जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान, यानी कि बौद्ध धर्म का जब विभाजन हुआ तो हीनयान और महायान में, तो कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है उसमें। जैन साहित्य के लिए आगम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रारंभिक इतिहास हमें कल्प सूत्र से पता चल जाता है। तो ये सब यहाँ पर प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं, जिनके उत्तर आपको लिखने हैं। और जैसा मैंने कल बताया था कि लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उस पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। वर्कबुक का पीडीएफ अवेलेबल होगा, ल्यूसेंट का नहीं।
ये तो किताब आप मार्केट से लीजिए, ये आपके पास होनी चाहिए। वर्कबुक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बौद्ध और जैन साहित्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी के बाद हमें कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी मिलती है, जैसे कि अर्थशास्त्र, ठीक है, राजतरंगिणी, चचनामा, अष्टाध्यायी। कल के लेक्चर में एक शब्द आया था ना, हमारे देश का नाम भारत। तो एक प्रदेश के तौर पर भारत का पहला जो जिक्र है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी में ही है। लगभग 600-500 ईसा पूर्व के आसपास का टाइम पाणिनि का माना जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, 15 भाग हैं इस किताब में, अधिकरण कहा गया है। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, समझ लीजिए इसमें 15 हैं, और 180 प्रकरण हैं। मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन प्रशासन, हालांकि मौर्य राजवंश के ऊपर अर्थशास्त्र बिल्कुल भी प्रकाश नहीं डालती। चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं, वो मौर्य राजवंश के बारे में कुछ नहीं बताते, लेकिन हाँ प्रशासन, अर्थव्यवस्था। इसके बाद राजतरंगिणी बहुत बाद की किताब है, कल्हड़ ने समझिए 12वीं शताब्दी में कश्मीर में शासक थे जय सिंह, उनके दरबार में कल्हड़ थे। और मजे की बात यह है कि इसको प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कहा जाता है। इतिहास के जो तरीका है इतिहास लिखने का, उसका इसमें प्रयोग किया गया। अरबों की सिंध विजय, चचनामा। तो जिन लोगों को ये समस्या है कि एक सीक्वेंस में चीजें नहीं हैं, तो मैंने कल भी कहा था कि स्रोत के तौर पर यहाँ पर बहुत कम जानकारियां हैं, और वो एक सीक्वेंस में भी नहीं है। जैसे कि अष्टाध्यायी को अर्थशास्त्र से पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, हम इसको रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई बुराई नहीं है। तो अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, पाणिनि, पाणिनि को नंदों का समकालीन माना जाता है। मौर्य से ठीक पहले जो राजवंश था नंद वंश ही था, तो मौर्य से पहले का इतिहास मिल जाता है। ये एक जानकारी है कि पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग अष्टाध्यायी में ही हुआ है। तो ये लुसेंट का पेज नंबर 2 है, और ये इसके ऊपर हमारी वर्कबुक है। इसको आप डाउनलोड कीजिए, भरिए, और प्लेन पेज भी रखिए इसका, ताकि आगे आपकी प्रैक्टिस में ये काम आ सके।